सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। धन धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। हमारा मकसद किसी सरकारी विभाग को बदनाम करना नहीं है, बल्कि ऐसे सरकारी विभागों में बैठे कुछ भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करना है, जिनकी वजह से आम आदमी हर सरकारी अफसर को संदेह की नज़र से देखने पर मजबूर हो गया है। हम इस फिल्म के माध्यम से देश के हर बड़े नेता, न्यायाधीश, जांच एजेंसियों तथा बड़े पद पर बैठे सरकारी अफसरों से यह जानना चाहते हैं कि कब तक आम आदमी भ्रष्टाचार को झेलता रहेगा। हमारी इस फिल्म का नायक हर वह भ्रष्टाचारी इंसान तथा सरकारी अफसर है जो खुलेआम बिना किसी खौफ के गैर कानूनी कार्यों को पूरी बेईमानी से कानूनी तरीके से अंजाम देता है। और खलनायक कोई और नहीं बल्कि समाज का वह हर व्यक्ति है जो ऐसे गलत कार्यों को अपनी आंखों के सामने देखा होता देखकर भी अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठा है। हमारा विश्वास है कि आज भी देश कानून से ही चलता है और कोई ना कोई बड़ा अधिकारी इस फिल्म को देखकर हरीश मोहन लाल मेहता और उससे जुड़े अधिकांश भ्रष्ट व गैर जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करेगा और हमारे मत को गलत साबित करेगा कि हरीश मोहन लाल मेहता कानून से नहीं बल्कि कानून इससे डरता है। मैं डॉक्टर रोशनी फ्रॉम रघुलीला मॉल से बोल रही हूँ। मैं चेयरपर्सन हूँ और मॉल का सिचुएशन के बारे में मुझे बताना है। 2015 में जब भी मॉल का कंडीशन बहुत खराब था, मॉल में लाइट नहीं थी, मॉल बंद होने को जा रहा था, पैसा नहीं था चलाने के लिए, तो लोग मिस्टर रमेश जैन करके है वो अनशन पे बैठे। मैं भी उनके सामने साथ में हम लोग काफी पूरे मॉल के लोग इकट्ठा होके अनशन पे बैठे, बीओए को निकाला। उसके बाद हम लोग का संघर्ष चालू हुआ अपोजिट पार्टी से। जुलाई 2015 में हरीश मोहन लाल मेहता ने केनिया से डॉक्टर एलबी तिवारी को फोन करके उन्हें अपने बहकावे में लेना चाहा। यह हरीश मोहन लाल मेहता की बहुत बड़ी साजिश रहती है। संस्था जिस किसी भी वकील को अपॉइंट करती है उसे हरीश मोहन लाल मेहता कोई ना कोई लुभावना ऑफर देकर उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। नमस्कार, हरीश मेहता का केनिया से प्रणाम। बोलिए सर। नमस्कार। कैसे हो? बस एकदम बढ़िया, आप बताइए। परिवार सब ठीक है? मैं हरीश मेहता बोल रहा हूँ, ग्रुप का केंद्र में हूँ। अभी केनिया में हूँ, बम्बई में छोटा मोटा काम करता हूँ। नहीं सर, आप रघुलीला में छोटे मोटी जगह है, बड़ा कारोबार है, काफी बड़े आदमी हो। एनीवे बोलिए सर, क्या हाल है? नहीं तिवारी जी, एक बार मिला था आपको, याद है? रघुलीला के ऑफिस में। मुझे याद है। बस अब सेवा आपके चाहिए मुझे। मेरी क्या, और आप तो मौका देते हैं। जब ठीक है ना तिवारी जी, बोलिए ना। मेरा इसलिए चाहिए थी कि मेरा लोगों का ही काम है, जगह अपन खाली करके बनवा के देते हैं और लोगों को जगह देने के बाद देखते हैं। शायद आपको मालूम होगा कि अपनी एयरपोर्ट के रोड के ऊपर कोई बार एरिया है, वो भी अपना ही है, फैक्ट्री चौपड़े हैं और इसमें मजदूर काम कर रहे हैं। थोड़ा चल रहा है। सेवा आपके लिए कि अगर आप लीगल मैटर हैंडल करते हो तो मैं आपको हमारी पैनल पर लेना चाहता हूँ। ये रघुलीला की मैटर है। तो क्या है कि आपका क्लाइंट रमेश है तो आपको उचित लगता है कि मैं आपकी सेवा ले सकता हूँ? सर, पहली बात तो मैं एनजीओ चलाता हूँ। दूसरा क्या है कि जो भी है वो हमारे कंप्लेनेंट हैं। अगर आपका मैटर वाकई में उचित होगा, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। ऐसा नहीं, जो सही है हम उसके साथ हैं। नहीं, मेरे को झगड़ा देखो, मेरी लाइफ के अंदर आज मेरी 5 साल हो गए, मेरे को 60 चल रहा है और ऊपर वाले की तरह से आपके जैसे मेरे अच्छे सब मित्र हैं। तो मेरी इच्छा रहेगी अगर कोई भी तकलीफ ना हो आपके प्रोफेशन में, और प्रोफेशन में नहीं हो और आपका और रमेश जी का संबंध नहीं बिगड़े
कोई मुझे कोई चीज आपको देनी है, बाकी मेरी मित्रता तो आपके साथ कायम रहेगी। डेफिनेटली सर, आप बॉम्बे आएंगे, हम बात करेंगे बैठ के, ठीक है सर? मैं मुंबई तो क्या है, मैं नई कीमत में आऊंगा। चलेगा, आप आ जाइए, मैं नई कीमत में आऊंगा। आइए, ठीक है, ओके। आइए अब देखते हैं मई 2012 में हुए सर्वसाधारण मीटिंग में हरीश मोहन लाल मेहता ने पूरे के पूरे जनरल बॉडी को किस तरह से गुमराह किया। एक्सेप्टली बीएमसी के साथ, आपके साथ तो कुछ सोसाइटी को पार्टी क्यों बनाया? हाँ, हमने अभी समझा। सोसाइटी को इसके लिए पार्टी बनाया था कि महानगर केस वाला एक एक पॉइंट पर आता हूँ भाई साहब, आपका एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज। इस बिल्डिंग के अंदर केस बैंक जो पीछे है वो टोटल अनाउंस होने से अब वो सोसाइटी का तो फॉल्ट नहीं है ना, बिल्डर का है, तो सर, बिल्डर को पार्टी क्यों नहीं बनाया? बिल्डर बना हुआ है ना। बिल्डर को पार्टी क्यों बनाया? आप मेरी बात तो सुनो, मैं बोल रहा हूँ ना। अब ये पीछे केस बैंक है तो मुझे बोला गया है, स्पेसिफिकली बोला गया है कि केस बैंक अपना ऑफिशियल है, ठीक है। फिर प्लाट खोल के देखा तो केस बैंक नहीं है, तो मैंने सोचा कि कल उठ के 19-20 होगा तो इसका क्या किया जाए। तो सर्कल बोलता है हफ्ते से चलता है, ये मॉल कैसे चलता है होल, तो क्या हफ्ते से चलता है। किसने बोला? अरे हमारे जिसने सोसाइटी के ऊपर सोसाइटी प्रायर टू सोसाइटी बिल्डर कैसे चला रहा था हमें नहीं पूछने का। हाँ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। प्रायर टू फॉर्मेशन तो सोसाइटी की बात कर रहा है या सोसाइटी आपका बोलो, आपका सुनो तो सही। लेकिन भाई when he has made a party society to the party, उसको आप बोलने क्यों देते हैं? नहीं, ये रघुनाथ दास एज इन द रिकॉर्ड इज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी करके जो नहीं है। अरे पर भाई साहब, रघुनाथ देशर का अगर मैं मेंबर हूँ, मैं आपको मेंटेनेंस बनाऊं और आपके कहने से अगर इच्छा नहीं है तो छोड़ दो। एक बात जानना चाहता हूँ कि आप मेंबर हो तो इतना टाइम हो गया, इतनी टाइम आपको बताया गया, फिर भी आपने डॉक्यूमेंट क्यों सबमिट नहीं तो भाई साहब मेरे मेंटेनेंस, आप वही बोल रहा था कि मैं डॉक्यूमेंट जितना कहने के बाद डॉक्यूमेंट भाई साहब तो उसी भाई साहब देखो, मैं आपको वही जवाब दूंगा, आपके एक एक शब्द का जवाब दूंगा। बस एक ध्यान रखना कि किसी भी कीमत के ऊपर यहाँ होल में कोई अनऑथोराइज नहीं होगा। एक बात सुन लो, और ये नहीं सुन लो, ये सब लोगों का लॉ। अरे सुन तो लो भाई साहब, ये लॉ और मेजनाइन भी है ना, बकायदा रेगुलराइज होगा। ये जो मेंटेनेंस के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है ना, वो 50% होगा। 900 रुपया जब मैं टीएमसी को मिल के आया, हमारे जो आपने मेंबर को बुलाया, किस लिए बुलाया? आप शॉर्ट में खत्म करो ना। अनिल जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अपना मेन एजेंडा है मेरे पास अभी इसी वक्त अगर देखना चाहते हो तो 1 by 1 मैं आपको दे देता हूँ। तो भाई साहब ने सबमिट हुआ है ना, ये चीज के अंदर A to Z दिया है। हाँ, तो रजिस्टर के लिए सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं है कि मैं स्टेट ड्यूटी भरूं या नहीं भरूं। 100% को अधिकार है। हम सब लोगों ने 800 आदमी ने सब डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। अच्छा भाई साहब, आपने जो सबमिट किया है तो ये चीज नॉन नहीं कर रहे हो? नहीं, हाँ आप क्यों नहीं कर रहे हो? एग्जैक्टली इसीलिए आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो। एजेंडा है ना, अपन उससे चलेंगे क्योंकि स्पेशल जनरल बॉडी का ये मुद्दा नहीं था कि 800 आदमी क्वेश्चन करेंगे अपन उनको जवाब देंगे। ये जो पुराना अपना चल रहा है बिल्डर के साथ में, ये आज के एजेंडा के अंदर में नहीं था। तो भैया मैं बिल्डर के साथ में जो चल रहा है ना, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर, और जो आपको सहकार करने के लिए आया हूँ, कोई आपके साथ झगड़ा करने को नहीं आया हूँ। अपने को यदि कन्वेंस करना है कर लो, आप सरकार करना चाहते हैं तो पहले आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। भाई साहब मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट आप नोटिंग कर लो कि आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए हमको। अरे भाई साहब वही मिलेगा आपको, आपका सुनना दीजिए आप। आपका नाम अच्छा ये जो चुप रहना यार, में कोई टेंशन नहीं है, क्यों देखो आप पार्टी है तो आपको बोलने के लिए दे रहे हो, उनकी मेहरबानी है। अरे भाई साहब आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है कि आपको दे रहे हैं पार्टी। अरे भाई साहब आपने बहुत बड़ी मेहरबानी की, मैं पहले मेहरबानी बोल दिया। हाँ, तो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है, फिर भी आप मतलब में प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए।
और हरीश जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे मेंबर चाहते हैं अपना जो आज तो जिस तरह मेंबर चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी में कि आज की तारीख में हमारे पास कोर्ट का स्टेटस को है नंबर 1, मेरे पास खुद के 59 लाइसेंस है विद एरिया लाइसेंस है। आज की तारीख में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब रघुनाथ लेसर के पास है नंबर 1। उसके बाद कोर्ट के अंदर से स्टे मिला हुआ है, पुलिस बीएमसी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और महत्व का मुद्दा भी बोल देता हूँ और छोड़ देता हूँ कि आप लोगों को जो नोटिस आई है, जो भी बताया, वो नोटिस देने का भी अधिकार बीएमसी को नहीं है। आप समझ लो, जो मुझे नोटिस मिली है वो सेम नोटिस आपको, जो मुझे मिली है वो 100% पूरी की पूरी नोटिस के ऊपर स्टे है। एक सिंगल स्टेप वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते, नंबर 1। नंबर 2, जो वो लोग टोटली असेसमेंट गलत दे रहे थे, उसके लिए मोशन मैंने निकालने के लिए बोला है। क्यों कि 900 रुपया नहीं लगता है, 400 रुपया। मैं कमेटी के 2 लोगों को साथ में लेके गया ईएमसी के पास। ईएमसी ने एएमसी को सबको बुलाया कि भैया क्यों कर रहे हो इतना, और ऐसे बिल्डर के नाते से सब चीज पता है कि ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, एक मुद्दा ये, सबसे पहले मेंबरों को आपका एग्रीमेंट चाहिए। अरे हो गया ना, सुना ना हमें। इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ना सर, तो मना कर दे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सर। भैया बोलने देना। पर अभी लोग कह रहे हैं इस चीज़ को- अरे यार कह दो। अगर आप लोग एक बार कहते हो कि हम वापस जिसने एग्रीमेंट दिया वो तो पागल है क्या? जिसने एग्रीमेंट दी तो सबमिट किया बिल्कुल वो तो बिल्कुल पागल है क्या? नहीं आपके आप साथ। ये होशियार हो गए। अरे भाई साहब, मैं वही बोलना चाहता हाँ हूँ। बोला, हमने सबने दिया ना। इस पूरे मसले को जानने के लिए हमें सन 2002 में जाना पड़ेगा। सन 2002 में एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत वासुदेव सी वाधवा नामक कंपनी ने जेएल मॉरिसन से कांदिवली पूर्व स्थित रघुलीला मेगा मॉल के प्लॉट को डेवलपमेंट के लिए लिया। बाद में 2003 में उसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट राइट जो है जेएल मॉरिसन ने वासुदेव सी वाधवा के नाम पे कर दिया। उस एग्रीमेंट के तहत अगर देखा जाए तो जेएल मॉरिसन ने सारे के सारे अधिकार वासुदेव सी वाधवा को दे दिया, जहां पे रघुलीला मेगा मॉल का कंस्ट्रक्शन किया गया। बिल्डिंग का बांधकाम सन 2005 में कंप्लीट हुआ, जिसके तहत 29 मार्च 2005 को बीएमसी ने रघुलीला मेगा मॉल को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया। रघुनाथ लेसर कंपनी का जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 2005 में हुआ था, जबकि रघुलीला मेगा मॉल को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट 29 मार्च 2005 को दिया गया, जिससे यह क्लियर होता है कि रघुलीला मेगा मॉल का रघुनाथ लेसर नामक कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। 2005 से लेकर 2010 के बीच में चौथे माले पे काफ़ी मात्रा में गैर कानूनी तरीके से बांधकाम किया गया। 9 सितंबर 2010 को रघुलीला मेगा मॉल का सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकरण कराया गया, जिसके वजह से वो रघुलीला मेगा मॉल ना होकर रघुलीला मेगा मॉल कांदिवली पूर्व प्रीमाइसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। संस्था के पंजीकरण के कुछ ही दिनों के दरमियान बीएमसी ने गैर तरीके से हुए बांधकाम के लिए संस्था को तथा डेवलपर को नोटिस दिया, जिसमें यह क्लियर कट दिखता है कि तीसरे चौथे माले पे गलत तरीके से बांधकाम किया गया था। चूंकि रघुनाथ लेसर के पास कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए उसने अपने आप को सही साबित करने के लिए आनंद फानंद में जनवरी 2011 में दिंडोसी सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल किया, जिसका नंबर 154 ऑफ 2011 है। उस सिविल सूट में रघुनाथ लेसर ने कोर्ट के सामने यह कहा कि वह रघुलीला मेगा मॉल का डेवलपर है, जबकि 2016 में ही अपने हलफनामे में जो उसी कोर्ट में उसने फाइल किया, उसमें यह कहा कि वह रघुलीला मेगा मॉल का डेवलपर नहीं है, बल्कि चौथे और तीसरे माले के कुछ प्रीमाइसेस का ओनर है। इसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो वो अपने आप को वहां पे स्थित सारे टेरेसेस का मालिक भी बताता है। अब हम आपको दिखाते हैं 2011 में कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया था। उस ऑर्डर में क्लियर कट लिखा गया था कि एक पर्टिकुलर मसले पे उसको एक एड इंटरिम स्टे दिया गया था। जो एड इंटरिम रिलीफ मिला था वो था कुछ लाइसेंसेस को डिसाइड करने के लिए, वो भी एज पर रूल, ना कि गलत तरीके से।
अगर 2011 में रघुनाथ लेसर ये कहता कि वो चौथे माले का ओनर है तो उसको चौथे माले से जुड़े सारे कानूनी कागजात कोर्ट के सामने पेश करने होते। इसलिए उसने कोर्ट के सामने झूठ कहा कि वो वहां का ओनर नहीं बल्कि डेवलपर है, और कोर्ट ने भी इस चीज को वेरीफाई नहीं किया। इसी एड इंट्रीम ऑर्डर को दिखाकर हरेश मोहन लाल मेहता बार बार कमेटी से झूठ बोलता रहा कि उसको पूरे के पूरे चौथे पांचवें माले का ओनरशिप का राइट मिल गया है। उसके साथ में मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में खड़े थे। कोर्ट ने क्या एक्टिंग करके बताई है, मुंबई पुलिस कमिश्नर को कान पकड़वाया। वो लेडी बोलती है, भाई सर मुझे माफ करो। जज ने बोला, कोर्ट सिटी इन द कोर्ट, हाउ यू डेयर टू चार्ज। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर में लिखा है अंडर विच प्रोविजन आप ये चार्ज मांगे, पर यहां राजनीतिक थी और ये हमारे मेंबर उसके भोगल में। चोर को बोलो चोरी करे, सावकार को बोलो जागता रहे, और चलते रहा चलते रहा चलते रहा भागेगा। और साथ में ये भी सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि अपन जो कर रही है, नहीं कर रहा रमेश, मैं ना सब बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, छोड़ दो। जो कोर्ट का मैटर है, जो तो कोर्ट का ही बात करूंगा, ये भाई साहब बोल रहे हैं ना, मेंटेनेंस इज अ डिफरेंट मैटर। नहीं 100% है। नहीं तू रमेश बात में रिस्ट्रिक्शन मत कर, मेरे को मेरे इस चीज में आप मेरी इसी एड इंट्रीम ऑर्डर को बेस बनाकर उसने बीएमसी से और एसीपी मालोनी डिवीजन से काफी लाइसेंसेस रघुलीला मेगा मॉल के टेरेस प्रीमाइसेस के एड्रेस पे उसने जारी करवाए। अब हम देखते हैं कि 2011 में जो बीएमसी ने हेल्थ लाइसेंस रघुनाथ लेसर्स के नाम पे दिया था, वो कौन से डॉक्यूमेंट के बेस पे दिया था। अगर बीएमसी के हेल्थ ऑफिसर की रिपोर्ट की माना जाए तो उसने वेरीफाई किया था कि रघुनाथ लेसर ने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट किया था जो कि एक रजिस्टर्ड डीड ऑफ कन्वेंस था, जो एग्जीक्यूशन हुआ था वासुदेव वाधवा और रघुनाथ लेसर के प्रमोटर के बीच में। जबकि हकीकत में देखा जाए उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट लगाए गए थे वो बिना किसी सिग्नेचर्स के, बिना किसी पंजीकरण के एक साधारण सा एग्रीमेंट था जो साइन भी नहीं किया गया था। उसी एग्रीमेंट का लास्ट पेज जब हम रिसिप्ट देखते हैं तो रिसिप्ट में यह दिखाया जा रहा है कि 2005 में रघुनाथ लेसर ने वासुदेव सी वाधवा को पेमेंट किया है, वो भी लाखों में 72 लाख के करीब। अब सवाल ये उठता है कि जिस कंपनी का गठन महज 2 महीने पहले हुआ था और उसका कैपिटल वैल्यू सिर्फ 5 लाख रुपया था, तो 75 लाख रुपए उसके पास आए कहां से। बीएमसी द्वारा जारी किए गए हेल्थ लाइसेंस को बेस बनाकर हरेश मोहन लाल मेहता ने रघुनाथ लेसर्स के नाम पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मालोनी डिवीजन के ऑफिस से रघुलीला मेगा मॉल में स्थित सारे टेरेस प्रीमाइसेस और ओपन स्पेस के नाम पर उसने लाइसेंस जारी करवाए। वहां पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी जरूरी कागजात हरेश मोहन लाल मेहता ने सबमिट नहीं किए। लाइसेंस जारी होते ही हरेश मोहन लाल मेहता के इशारे पे मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित उपनिबंधक सहकारी संस्था के ऑफिस ने रघुलीला मेगा मॉल की व्यवस्थापक समिति को डिसॉल्व कर दिया और वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया गया। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर का टेन्योर सिर्फ 6 महीने का होता है, लेकिन इस संस्था में एडमिनिस्ट्रेटर को 3 साल तक कायम रखा गया ताकि गैर तरीके से हर एक गैर कानूनी काम को सही तरीके से अंजाम दिया जा सके। इसी बीच में लेआउट प्लान को अमेंड किया गया। ये 3rd फ्लोर का ओरिजिनल ओसी अप्रूव्ड लेआउट प्लान है, जहां पे हम क्लियर कट देख रहे हैं ओपन टू स्काई प्रीमाइसेस। ओपन टू स्काई प्रीमाइसेस जो है वो फ्री एफएसआई प्रीमाइसेस होता है। जो भी फ्री एफएसआई प्रीमाइसेस होती है वो सब सहकारी संस्थाओं की होती है। 2011 में सबसे पहले वासुदेव वाधवा ने इस ओपन टू स्काई प्रीमाइसेस को अमेंड करवाया और जो फूड कोर्ट था उसको अमेंड करके असेंबली हॉल में कन्वर्ट किया। लेकिन ओपन टू स्काई प्रीमाइसेस जो था वो सोसाइटी के ही कब्जे में था, उस समय भी क्लियर था। लेकिन सोसाइटी के डिसॉल्व होने के ठीक कुछ महीनों के बाद हरेश मोहन लाल मेहता ने रघुनाथ लेसर एंड रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर लेआउट प्लान को अमेंड करवा दिया और जो ओपन टू स्काई ओपन स्पेस था उस स्पेस को उसने अपने कब्जे में ले लिया। 3rd फ्लोर का ओसी अप्रूव्ड लेआउट प्लान 2005 का अगर हम देखते हैं तो उस समय ये नीचे का जो पोर्शन था ये ओपन टू स्काई था, बीच का जो पोर्शन है, और साइड के 2 पोर्शन फूड कोर्ट के नाम पर थे।
जहां पे सिर्फ 2 फूड कोर्ट के प्रीमाइसेस दिख रहे हैं, एक ओपन टू स्काई दिख रहा है। 2011 में वासुदेव सिंह वाधवा ने इसको अमेंड करा के फूड कोर्ट को असेंबली हॉल में कन्वर्ट किया और उस समय फूड कोर्ट की इस 2 प्रीमाइसेस को 3 प्रीमाइसेस में कन्वर्ट किया गया और ये तीनों प्रीमाइसेस 3 अलग अलग ओनर के नाम पे रजिस्ट्रेशन किया गया है 2005 में। और जो बीच का स्पेस था उसको भी असेंबली हॉल में, लेकिन ओपन टू स्काई ही था जिसको उस समय अधिकृत नहीं किया गया था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के पीरियड के दौरान 2013 में रघुनाथ लेसर्स ने इस 3rd फ्लोर के प्लान को अमेंड कर दिया, वो भी रघुनाथ लेसर्स के नाम पे। और जो ओपन टू स्काई था वहां पे सीढ़ियां बना के पूरे ओपन पैसेज को कन्वर्ट कर लिया गया और जो 3 अलग अलग दुकानें थी, तीनों दुकानों को मर्ज करके वहां पे गेस्ट हाउस बना दिया गया। और एक गेस्ट हाउस भी जो बनाए गए, ये फायर का जो नॉर्म्स होता है उसको ताक पे रख के बनाया गया। अब हम इसको ध्यान से देखते हैं, ये तीनों प्रीमाइसेस थी किसकी और क्या कोई एग्रीमेंट रघुनाथ लेसर्स के नाम पे उनका पंजीकरण हुआ था? अगर हुआ था तो कब हुआ था और नहीं हुआ था तो कौन से डॉक्यूमेंट के बेस पे ये तीनों के तीनों प्रीमाइसेस का जो लेआउट अमेंडमेंट का अधिकार था वो रघुनाथ लेसर को दिया गया? इस चीज को हम देखते हैं, अगले स्लाइड में हम इसको वेरीफाई करते हैं। इसमें जो पहली प्रीमाइसेस थी वो एम्बिशियस के नाम पे थी, एम्बिशियस। रघुनाथ लेसर और हरेश मेहता की माने तो एम्बिशियस ने ये जो प्रॉपर्टी थी ये लॉन्ग लीज पे रघुनाथ लेसर को दी हुई है, लेकिन इसका कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, एक सिर्फ नॉर्मल सा पेपर है। अभी इसमें हम ध्यान से देखते हैं, स्पेलिंग क्या है, AIMBITIOUS, एम्बिशियस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये कंपनी एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन जब रघुलीला मेगा मॉल के ऑफिस में पड़े इसके दस्तावेजों की जांच की गई तो ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है ये AIM के नाम पे नहीं है, ये एम्बिशियस के नाम पे, AMBITIOUS। अब इसके बीच में क्या प्रॉब्लम है इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली हरेश मोहन लाल मेहता ने कैश ट्रांजैक्शन किसी जगमोहन अरोड़ा के साथ में किया था। एम्बिशियस प्रॉपर्टीज में शायद वो उस समय डायरेक्टर रहा होगा, लेकिन आज की डेट में एम्बिशियस में वो डायरेक्टर रहा नहीं। चूंकि पेपर को उपनिबंधक के सामने उनको कुछ पेपर सबमिट करना था, उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट AIMBITIOUS के नाम पे उन्होंने सबमिट किया, जबकि कंपनी एक्ट के तहत दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। जब AIMBITIOUS के नाम पे एग्रीमेंट नहीं है तो बोनाफाइड ओनर उस प्रॉपर्टी का हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के लेटर को देखकर कोई भी अधिकारी, कोई भी दफ्तर, कोई भी सरकारी विभाग किसी भी प्रकार का लेआउट अमेंडमेंट या उससे जुड़े कोई भी प्रकार का लाइसेंस जारी नहीं कर सकता है। हरेश मोहन लाल मेहता ने अपनी ऊंची पहुंच के बदौलत इन सारे गैर कानूनी कार्यों को अंजाम दिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, वो किसके नाम पे है? ये है रियल लाइफ के नाम पे। अभी यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे भी यही लिखा गया कि हम लॉन्ग लीज कुछ हमने एग्री किया हुआ है एंड वी हैव रिसीव्ड सम पेमेंट एंड समथिंग, बट देयर इज नो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कोई भी एग्रीमेंट रियल लाइफ का रघुनाथ लेसर के साथ में नहीं एग्जीक्यूट किया गया है आज तक। फोरम का जो एग्रीमेंट है, जो तीसरी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट है, इसकी वर्डिंग को ध्यान से पढ़ के सीधा मालूम पड़ता है कि ये सारी की सारी बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ में हुआ है, वो भी ऑन बिहाफ ऑफ रघुनाथ लेसर। यहां पे भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है लेकिन ट्रांजैक्शन हुआ है कुछ, वो ट्रांजैक्शन किसी थर्ड पार्टी ने किया है। नाउ इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्टी जो बात है वो ये है कि वो थर्ड पार्टी कौन था। कोई भी थर्ड पार्टी किसी सेकंड पार्टी के बिहाफ में पेमेंट क्यों करेगा, और अगर किया है तो उसका एग्रीमेंट क्यों नहीं है, और जब एग्रीमेंट नहीं है तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर बीएमसी या कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकारी विभाग उस लेआउट को अमेंड कर कैसे सकता है, या वहां पे फायर एनओसी कैसे दे सकता है। लेकिन सारे के सारे अधिकारी, सारे के सारे सरकारी महकमों के जो अधिकारी थे, उन्होंने आंखों को बंद कर लिया और हरेश मोहन लाल मेहता के कहने पे एनओसी देते गए और पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को उसने पूरे के पूरे पोर्शन को अमेंड करके वहां पे गेस्ट हाउस बना दिया। और गेस्ट हाउस बनाने के साथ साथ सरकार जो रघुलीला मेगा मॉल का ओपन स्पेस था उसको भी कब्जा कर लिया।
अब हम ये फोर्थ फ्लोर का प्लान देख रहे हैं जो ओसी अप्रूव्ड प्लान है, जहां क्लियर कट ओपन स्पेस पॉकेट टेरेस के नाम पे दिख रहा है। अपर साइड में भी टेरेस है, लोअर साइड में भी टेरेस है। इस पूरे के पूरे ओपन टेरेस प्रीमाइसेस का लेआउट अमेंडमेंट रघुनाथ लेसर ने 2013 में करवाया। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसका अमेंडमेंट इस बेस पे हुआ है क्योंकि बीएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट और एसीपी मालोनी डिवीजन ने इसको रघुनाथ लेसर के नाम पे लाइसेंसेस इशू किया है। अब सवाल यह है कि लेआउट अमेंडमेंट तभी हो सकता है जब उस पर्टिकुलर पोर्शन का किसी का मालिकाना हक हो। बिना मालिकाना हक के कोई किसी भी प्रकार का लेआउट अमेंडमेंट किसी के एप्लीकेशन पे नहीं किया जाता है। सवाल यह है कि लेआउट अमेंडमेंट किया कैसे गया। लेआउट अमेंडमेंट करने के लिए कंडीशन बहुत से होते हैं, लेकिन सारे कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया गया। जो भी पॉकेट टेरेस पोर्शन है, आप देख सकते हो क्लियर कट सारे पॉकेट टेरेस पोर्शन को कब्जा कर लिया गया अनधिकृत तरीके से। यहाँ पे भी रेड पोर्शन में दिख रहा है कि ये अमेंडमेंट रघुनाथ लेसर ने 2013 में करवाया है। फिफ्थ फ्लोर और टेरेस फ्लोर प्लान जो है, ये फिफ्थ फ्लोर का ही दो अलग अलग पोर्शन है। एक को फिफ्थ फ्लोर और टेरेस फ्लोर प्लान करके दिखाया गया है। ये 2005 का ओसी अप्रूव्ड प्लान है जिसमें क्लियर कट दिख रहा है कि सारे के सारे ओपन स्पेस और टेरेस प्रीमाइसेस हैं फिफ्थ फ्लोर और टेरेस फ्लोर प्रीमाइसेस पे। 2013 में रघुनाथ लेसर ने टेरेस फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर का जो प्रीमाइसेस था उसका भी लेआउट अमेंडमेंट करा दिया। जितना भी टेरेस पोर्शन ओपन स्पेस सोसाइटी का था वो सारे के सारे सोसाइटियों का कब्जे में कर लिया। अब अगर हम डिक्लेरेशन देखें वासुदेव सी वाधवा का 2007 में पंजीकृत डिक्लेरेशन है जिसको रजिस्टर्ड किया गया है और इसके सारे प्रमोटर ने मिलकर रजिस्टर्ड किया है। 2007 मतलब ओसी रघुलीला मेगा मॉल का ओसी आने के 2 साल बाद, उसके बाद कभी वहां पे किसी भी प्रकार का बांधकाम नहीं किया गया है। अगर इस डिक्लेरेशन के कंटेंट को पढ़ा जाए तो इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि रघुलीला मेगा मॉल जो है ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर का स्ट्रक्चर है। यहाँ क्लियर कट दिख रहा है, जो प्रमोटर हैं, जो डेवलपर हैं वासुदेव सी वाधवा, क्लियर कट कह रहे हैं कि रघुलीला मेगा मॉल 4 अपर फ्लोर का स्ट्रक्चर है। इसका क्लियर मीनिंग होता है कि 4th फ्लोर के बाद जो 5वां माला आएगा वो एक टेरेस प्रीमाइसेस है। लेकिन बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों को यह समझ में नहीं आया लेआउट अमेंडमेंट करते समय कि वहां 6ठा माला है ही नहीं। लेकिन रघुनाथ लेसर ने 2013 में 6ठा माला 6th फ्लोर जो है वो पेपर पे दिखा दिया और ये उसका 6th फ्लोर का प्लान है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब बीएमसी के ही परिपत्रक जो नोटिफिकेशन है उसकी अगर हम माने तो परिपत्रक में बहुत क्लियर कट लिखा गया है कि अगर किसी भी प्रकार का लेआउट अगर अमेंडमेंट करना है तो आपको उस संस्था का एनओसी लेना बहुत जरूरी है। जबकि इस पर्टिकुलर केस में 2013 में जो भी लेआउट अमेंडमेंट किए गए हैं वहां पे किसी भी प्रकार का परिपत्रक या किसी भी प्रकार का सोसाइटी का एनओसी लगाया नहीं गया है। 2 दिसंबर 2016 का वासुदेव सी वाधवा का खुद का लेटर कहता है कि किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट आज तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया है रघुनाथ लेसर के साथ में। यहाँ पे वर्डिंग बहुत क्लियरली अगर हम पढ़े तो यहाँ क्लियर कट लिखा गया 4th फ्लोर के एस्पेक्ट में कोई भी एग्रीमेंट रघुनाथ लेसर के साथ में उनका आज तक नहीं एग्जीक्यूट किया गया है। अब सवाल है अगर एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है तो रघुनाथ लेसर ये 4th फ्लोर का या 5th फ्लोर का या किसी भी फ्लोर का ओनर कैसे हुआ। ना तो 3rd फ्लोर का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया है, ना 4th फ्लोर का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया है, ना 5th फ्लोर तो टेरेस प्रीमाइसेस है वहां का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो भी नहीं सकता है। अगर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया तो किस बेस पे, किसको बेस बना के बीएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दिया, किसको बेस बनाकर एसीपी मालोनी डिवीजन ने लाइसेंसेस जारी किए, किस चीज को बेस बनाकर बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट ने आंख बंद करके रघुलीला मेगा मॉल के सारे टेरेस प्रीमाइसेस का लेआउट अमेंड कर दिया 2013 में। अब आइए हरेश मोहन लाल मेहता के एक और झूठ को पकड़ते हैं। 2015 जुलाई 2015 में जब तिवारी जी ने यह कहा कि हरेश मोहन लाल मेहता या रघुनाथ लेसर जो है वो मेंबर है ही नहीं क्योंकि उसका एग्रीमेंट डेवलपर के साथ में एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया है, उस समय हरेश मोहन लाल मेहता ने तिवारी जी को फोन लगाकर यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि एग्रीमेंट हुआ है और सोसाइटी के ऑफिस में जमा किया गया था। अगर एग्रीमेंट सोसाइटी के ऑफिस से अगर गुम गया है तो सोसाइटी को चाहिए कि वो पिछली कमेटी के ऊपर एफआईआर करे, उसकी जांच कराए कि उसका एग्रीमेंट गया कहां। आइए उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं थोड़ा।
जब आपका फाइल देखा गया आप बाय वर्च्यू एज ए डेवलपर आप मेंबर हो सोसाइटी के, कोई डिनाई नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका सोसाइटी रिकॉर्ड में एग्रीमेंट है ही नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट किया गया कि भाई साहब आपको शायद देखा, मतलब आपने नहीं देखा है, आपने देखा नहीं है। अगर मैं समझो 100% रघुनाथ लेसर का एग्रीमेंट फाइल में से गायब कर दिया, तो आपने क्या करना चाहिए कि हमको अगर मेंबर नहीं होते तो वोटिंग करने का राइट क्यों मिलता? तो हमारे इलेक्शन, इस टाइम भी इलेक्शन में हमारा नाम था। मेंबर करके आपके पास एग्रीमेंट नहीं मिलता तो आपने क्या बोलना चाहिए? तो वो चीज एग्रीमेंट दिया है, वो अगर सेक्रेटरी, चेयरमैन और सब बोलते हैं तो क्या बोला जाएगा? नंबर टू मेरी बात सुनो, 2011 में केस चालू हुआ, तब से लेके अभी तक, तब उस दिन से लेके अभी तक किसी ने नहीं बोला है। अभी आज आप बोल रहे हो एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो मेंबर कैसे बनता? हाँ, यही सवाल आ रहा है सर, मैं आप नहीं समझे। सुनो तो एग्रीमेंट गायब किया है। कौन गायब किया वो? हाँ, तो उसके लिए आपको ऑफिशियल क्रिमिनल कंप्लेंट करना चाहिए। जब सहायक हो और आप 850 मेंबर के लिए हो, और यदि एनजीओ हो, और यदि आप हमारे हो, तो सबसे पहले तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि भैया ये चोरी कहाँ से हुई, मगर वो एग्रीमेंट ना देखते हुए एक स्टेटमेंट करना कहाँ तक मुनासिब है भैया? पहले घर का रिकॉर्ड तो दो, एग्रीमेंट नहीं है करके आप बोलते मेंबर नहीं है, भैया मान गए। कमेटी 4 महीना चलती है, फिर डिजॉल्व हो जाती है, 2.5 साल 3 साल एडमिनिस्ट्रेटर आता है, फिर जैसे ही कमेटी फॉर्म होती है इमीडिएट फिर उसको डिजॉल्व करने के पीछे पड़ जाते हैं। तो इसमें मैटर क्या है? क्योंकि ये मैटर मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि इसके अंदर कोई मैटर ही नहीं है। बोलो। कांदिवली स्थित उप निबंधक सहकारी संस्था के ऑफिस में हरेश मोहन लाल मेहता का काफी वर्चस्व है। हरेश मोहन लाल मेहता जो चाहता है वो उप निबंधक से लिखाकर अपने फेवर में ले लेता है। 2013 का ये ईमेल अगर हम पढ़ें तो बहुत क्लियर कट लिखा गया है कि वी डू नॉट सीक टू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड हैव टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टोन डाउन द रिटन स्टेटमेंट एंड मेक इट स्ट्रिक्टली एज पर द डायरेक्शन फ्रॉम डिप्टी रजिस्ट्रार। ये मसला था जो 154 का 2011 में जो वो सिविल केस रघुनाथ लेसर ने सोसाइटी के ऊपर डाला था, ये उससे संबंधित बात है। उस पर्टिकुलर मैटर में सोसाइटी को रिप्लाई फाइल करना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को लाके एडमिनिस्ट्रेटर को अपने बस में रख के उस मैटर में किसी भी प्रकार का रिप्लाई फाइल नहीं होने दिया गया, और इसके लिए डिप्टी रजिस्ट्रार से फोन लगवाया गया उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर को कि इस पर्टिकुलर केस में कोई भी रिप्लाई नहीं जाना चाहिए। उसी फोन के बुनियाद पे उस समय के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर्स जो थे धीरज सूरी, उन्होंने अपने एडवोकेट को लिख के दिया कि भाई कोई भी रिटर्न सबमिशन सोसाइटी के बिहाफ में नहीं करना है, रघुनाथ लेसर के अगेंस्ट में हमको नहीं जाना है। हरेश मोहन लाल मेहता ने 2015 में रघुलीला मेगा मॉल के 5वें माले स्थित टेरेस पे अपना कब्जा जमाने के लिए बाहर के कुछ लोगों को लाके बिठा दिया। जब उसकी कंप्लेन सोसाइटी ने कांदिवली पुलिस स्टेशन को की तो शायद कांदिवली पुलिस स्टेशन के कान में जूं तक नहीं देंगी, इसलिए क्योंकि कांदिवली पुलिस स्टेशन का कोई भी अधिकारी हरेश मोहन लाल मेहता के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता है। हरेश मोहन लाल मेहता और उसकी कंपनी रघुनाथ लेसर रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड रघुलीला मेगा मॉल की व्यवस्थापक समिति के ऊपर प्रेशर डाल के सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक एसी चालू करवाते हैं, जबकि पिछले 5-6 सालों से इन्होंने करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस आज तक जमा नहीं किया है। अपनी ऊंची पहुंच और अपनी वजूद की वजह से रघुलीला मेगा मॉल के व्यवस्थापक समिति पे अपना पूरा वर्चस्व हरेश मोहन लाल मेहता ने कायम किया हुआ है, जिसका ये नतीजा है कि आमतौर पे सोसाइटी में जो एसी चालू होता है वो 10 बजे से शाम के 8 बजे तक चालू रहता है, लेकिन वही एसी हरेश मोहन लाल मेहता के लिए सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक चालू रहता है।
आइए अब हम हरेश मोहन लाल मेहता के जुबानी से सुनते हैं। यहाँ पे वो खुद एक्सेप्ट, जो बार बार पहले ये कहते थे कि हमारे पास एग्रीमेंट है, लेकिन जब खुलासा किया गया तो खुलासे के बाद वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। और उनका ये भी खुलासा है कि मुझे स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं भरना है। मैं तो कुछ करता भी नहीं, मैं क्या करूं? मैं तो सुबह शाम रघुलीला की माला जपता हूं। और असली फंक्शन के अंदर से मैं 25, 10, 5, 8, 10 करोड़ दे दूं, क्या समझ ही नहीं आ सकता है? मैं अभी बोलता हूँ 5 मिनट में निपट सकता है। 5 मिनट में मैं फटाफट बोल दूंगा, अलग है पकड़ो चेक। और पहला तेरा कौन शाणा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना, शाणा मतलब उसको 5 स्टार लगा होगा, उसको शाणा बोलता। उसको बताना कि ये कंपनी है और उसका पेमेंट किस तरह आवे। मैं रघुनाथ में चाहे जितने लोन ले सकता हूँ, ये बात समझ बिल के थ्रू। वासुदेव वाधवा में नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। हरीश मेहता पर्सनली तो और संजय कंपनी रखेगी भी लोन लेके अपन दे सकते हैं। पर रघुनाथ मेंबर ही नहीं है तो क्या कर सकता है? इज नॉट मेंबर। रघुनाथ पेमेंट कहां से लाएगा? रघुनाथ पेमेंट कहां से लाएगा? हम तो वाधवा को पकड़ रहे हैं। वाधवा को पकड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। अभी स्टैम्प ड्यूटी का इन्होंने रिपिटिशन में लिखा अनरजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड करने को जाओ तो आया पेनल्टी के साथ लिखना पड़ा। अब ये बोलता है वो आपका क्यों नहीं? सवाल वो नहीं आते, आप नहीं समझे मेरी बात। मेरा ऑब्जेक्शन वहाँ ये नहीं है आपने क्या लगा वो सब। क्या वो ऑफिसर वाकई में भ्रष्टाचार में इतना करप्ट था कि उसने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डिलीट करने से बीएमसी वो ऑफिसर इतना करप्ट है? अरे भाया पूरा हिंदुस्तान को फांसी चढ़ाने का एक किया को एक ठेका दिया, 2 लाख एक को चढ़ाऊं, 2 लाख रुपए में ठेका दिया, सबको फांसी लगाऊं, 1,25,000। मैं उसको मेरा यही सवाल है, अगर ये भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार क्या है? जाके मोदी के साथ में जुड़ जाओ। वो आदमी छोटे आदमी है, आपको चाहता है वो, मैं लेके जाता हूँ अमित नायक के साथ। आपको 2 मिनट अगर मैं मिलाऊं नहीं ना तो छुट्टा से मारना, जूते से मारना। क्या हरे भाई आप भी ना यार। और दूसरा एक बात अच्छा, अगर मेरे को मिलना रहेगा मैं आऊंगा, अपनी मिलाओगे मुझे से मिलता 100%। मुद्दा अलग है, हम अलग हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं बोलता हूँ भ्रष्टाचार तो छोड़ो ना। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अरबों रुपए का स्कैम होता है, वहां जाके लड़ो। इसमें छाट होता है, कुछ नहीं होता है। और इसके लिए तो मुझे पर्टिकुलर ये मोल चले, पर एक प्रॉपर समझो कि रघुनाथ लेसर को डाल देंगे आप, तो डाल दिया, चलो। अच्छा क्या करें आप बताओ, अब आप बताओ, अब समझो। रघुनाथ लेसर आपके पास आया, रघुनाथ लेसर में से पेमेंट आया, तो रघुनाथ लेसर ही मेंबर था, तब तो मेंबर कैंसिल नहीं हुआ था, आपके पास आया था। तो अभी भी सिस्टम था ना, बताओ ना सिस्टम। अब बताओ मेरा ये इनका जो कारपेट का सिस्टम चला था वाधवा का, अरे कौन 9 रुपया वाला है यार, कौन काय का 9 काय का 14, ये क्या बात हो गई आपका? मैं तो आपको यही बोला, आप बताओ आगे देखो। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस सिस्टम से मैं नवीन आप बैठ जाएंगे, चलो नवीन बैठ, कभी बैठना, मैं अभी नवीन को फोन करता हूँ, लगा के दो मुझे। नहीं उनको बोलता हूँ ना, बोल भाई टाइम बोल, दोनों में बात करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ नवीन ने मुझे क्या। दिसंबर 2016 तक जब हरेश मोहन लाल मेहता को ये समझ में आ गया कि ये जो आज के दौर में जो व्यवस्थापक समिति है वो उनके इशारे पे काम करने वाली नहीं है, ना वो किसी से डरने वाले हैं, तो 19 दिसंबर 2016 को मंत्रालय में अपनी ऊंची पहुंच को लगा के हरेश मोहन लाल मेहता ने मंत्रालय से फोन लगवा के उपनिबंधक सहकारी संस्था आर साउथ वार्ड के जो उपनिबंधक हैं डॉक्टर अविनाश भागवत, उनके द्वारा 78 का फेसे नोटिस दिया कमेटी डिजॉल्व करने के लिए। कमेटी इसलिए डिजॉल्व करना इनके लिए जरूरी था क्योंकि इनको इस बेनामी प्रॉपर्टी से बाहर निकलना था और इनको मालूम, हरेश मोहन लाल मेहता को यह ज्ञात हो चुका था कि जब तक ये व्यवस्थापक समिति है तब तक बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए इस बेनामी प्रॉपर्टी से बाहर निकलने के लिए रघुलीला मेगा मॉल की व्यवस्थापक समिति को फिर से डिजॉल्व करने के लिए उसी उपनिबंधक का सहारा लिया गया जिसका सहारा 2012 में लिया गया था। यह हरेश मोहन लाल मेहता का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है 2015 का, जिसमें उसने खुद ये एक्सेप्ट किया कि मुझे उन सारी प्रॉपर्टियों से बाहर निकलना है जो मेरे अधिकृत है रघुलीला मेगा मॉल में है। इसमें से निकले के थे
या कोई तिवारी जी जैसे अच्छे आदमी मिल जावे कि पूरा का पूरा खरीद लेवे और अपने को बाहर ले जावे। मतलब अपने को 100% कोई उसका आउटराइट कोई मिल जावे तो ये मेरा धंधा नहीं है। हरेश मोहन लाल मेहता जो है वो कमेटी को डराने के लिए बार बार कांदीवली पुलिस स्टेशन का सहारा लेते हैं, और वो सहारा इस तरह से लिया जाता है कि कांदीवली पुलिस स्टेशन में तैनात कोई भी अधिकारी आंख बंद करके इनकी एनसी भी ले लेता है, इनकी एफआईआर भी हो जाती है, चाहे वो कोई भी मैटर हो। और ये एनसी और एफआईआर इसीलिए लिया जाता है ताकि व्यवस्थापक समिति का हर सदस्य डर के रहे और हरेश मोहन लाल मेहता या उसकी कंपनी रघुनाथ लेसर के अगेंस्ट में ना जाए। और जो भी गैर तरीके से गैर कानूनी कार्यभार रघुलीला मेगा मॉल में हरेश मोहन लाल मेहता या उसकी सहयोगी कंपनी द्वारा चलाई जा रही है, उसके अगेंस्ट में कोई भी किसी भी प्रकार की बात या कंप्लेन ना करे। डिवाइड एंड रूल, ये चीजें कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में थी, ये उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। वही सेम पॉलिसी हरेश मोहन लाल मेहता की भी है, डिवाइड एंड रूल। इनका पहला एम यही होता है कि जो मैनेजिंग कमेटी है उसको डिवाइड करो, एक दूसरे से लड़ा दो, और लड़ाने के बाद बाकी जो बच्चे हैं उनके ऊपर रूल किया जाए। कुछ इसी तरह से आज की जो मैनेजिंग कमेटी रघुलीला मेगा मॉल की है इसके साथ हुआ। रघुलीला मेगा मॉल के सचिव श्री संजय ढोलकिया जो 2016 दिसंबर तक मैनेजिंग कमेटी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हरेश मोहन लाल मेहता तथा उसकी सहयोगी कंपनियों के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, जिन्होंने 2015 में इसी हरेश मोहन लाल मेहता को अपने कदमों में झुकाया था। रघुलीला मेगा मॉल के सचिव संजय ढोलकिया ने अपनी कुछ अनअकाउंटेड करेंसी को सोसाइटी के अकाउंट में बतौर मेंटेनेंस डाला, वो भी डीमोनेटाइजेशन होने के बाद, और इसकी जानकारी किसी भी मैनेजिंग कमेटी मेंबर को नहीं थी। नवंबर 2016 में संजय ढोलकिया ने सिक्योरिटी का टेंडर ड्यू डेट खत्म होने के बाद अपने किसी चहेते को इसका टेंडर डॉक्यूमेंट बेचा, और टेंडर डॉक्यूमेंट चूंकि ड्यू डेट खत्म हो गया था तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया सोसाइटी स्टाफ को कि उसको टेंडर डॉक्यूमेंट दिया जाए। जनवरी 2017 तक संजय ढोलकिया काफी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे। जनवरी 2017 में उन्होंने बार बार अटेम्प्ट किया कि रघुनाथ लेसर का सेटलमेंट 14 रुपए में करा दिया जाए, और जो भी ओपन स्पेस जो जगह है वो सारी की सारी ओपन स्पेस जगह को रघुनाथ लेसर के नाम पे करने के लिए सोसाइटी में रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए। इसके अगेंस्ट में सारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर एक साथ हो गए। बीच बचाव में जब एक मैनेजिंग कमेटी मेंबर ढोलकिया से बात करना चाहा तो ढोलकिया ने खुले लफ्जों में उस मैनेजिंग कमेटी मेंबर को कहा कि वो स्टेटस को चाहता है, मतलब जिसका जिधर भी कब्जा है वो कब्जा बनाए रहे, और उसके लिए कोई किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो कई दीधुं के स्टेटस को मेंटेन करो, हमણાં એને છેડો નહીં, એને પડ્યો રહે તારા ઘરમાં તું આપણે તો અત્યાર સુધીની આપણી કરેલી મહેનત બધી જીરો થઈ જશે ને પછી। હા આપણી મહેનત અત્યાર સુધી તમે જે સાથ સહકારને જે ઓલાથી કર્યું એ બધું આપણું તો પછી ધીમે ધીમે બધું એની પર પાણી થઈ જાય ને। અમુક તમે બી સમજો છો કે અમુક ચીજમાં અમુક લેવલથી ટાઈમ વધારે થઈ ગયો તો એ નકામું થઈ જાય, પાછું તમને जीरो स्टार्ट लेवानी बात आवे। ये संजय ढोलकिया का डिमांड था जिसके अगेंस्ट में सारे के सारे कमेटी मेंबर थे, और मार्च 2017 आते आते सारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर एकजुट होकर संजय ढोलकिया के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव लाया। 2 मार्च 2017 को संजय ढोलकिया ने एक फंक्शन के समय वहां पे मौजूद कुछ मेंबरों को ये चेतावनी दी कि कल 5वें माले पे स्थित रघुलीला मेगा मॉल का ऑफिस मैं कब्जा करवा रहा हूं। जब उसकी भनक मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को पड़ी तो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स ने आनन फानन में वहां पे सिक्योरिटी बंदोबस्त तेज कर दी, और 3 मार्च 2017 को हरेश मोहन लाल मेहता अपने कुछ आदमियों के साथ आके 5वें माले को कब्जा करने का एक नाकाम कोशिश करने में लग गए। उस समय मौजूद रघुलीला मेगा मॉल के चेयरपर्सन डॉक्टर रोशनी सिंधे ने रघुलीला मेगा मॉल के लिए बहुत ही बड़ा काम किया, बहुत ही हिम्मत दिखाई। उन्होंने हरेश मेहता को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया, और जब पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस बुलाया गया तो पुलिस वालों ने इस मामले की किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया, एनसी तक भी नहीं लिखा गया। तो आप अभी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करना चाहते हो अभी करो, अभी नहीं करना चाहते राइटिंग में देना चाहते हो तो राइटिंग में दे दो।
मैंने पैकिंग में जो दिया, एक जैसे आपने बताया आप प्रूव करिए कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी बराबर है। आप जब भी शुरुआत में ये बात मेरी बात हमने फुटेज भी दिखा दिया, पेपर भी दिखा दिया, मैं बोल रहा ना हमने प्रूव अलग कर दिया है कि हमारा प्रोमाइस है और ये घुसे हुए हैं। ये दो चीजें एस्टेब्लिश हो गई है। अभी आप जाकर के मिला है, आप बोल रहा ना मैंने आप पुलिस स्टेशन, मैं यहाँ बैठ कर केस रजिस्टर कर सकता हूँ क्या? को तो हटाना ही पड़ेगा। केस रजिस्टर आप कर दो, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा और कोर्ट ऑर्डर करेगा। कोर्ट ऑर्डर करेगा? हाँ सर, अब जिनसे मिल गया है वो कौन है? मिल गया है ना आपने जब पूरे मसले का संज्ञान जब पूरा मसला मालूम पड़ा तो उस समय ढोलकिया से बात की गई। ढोलकिया से पूछा गया कि भाई ये रघुलीला मेगा मॉल तो आपका भी है, तो रघुलीला मेगा मॉल से क्या प्रॉब्लम है? अगर रघुलीला मेगा मॉल आपका है तो इसका टेरेस आप क्यों कब्जा करवा रहे हैं? आइए उस समय की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं जो ढोलकिया के साथ में 3 मार्च 2017 में हुई। हाँ संजय भाई क्या हाल है? बस मुझे बोलिए संजय भाई क्या चल रहा है ये सब? आपने ये हद तक आप आ गए। कल तक तो हम साथ आ गए। हाँ फिर हद तक मेरा कोई हद नहीं था। कल आपने धमकी दिया कि 5वां माला मैं ये करवा दूंगा, तो आज आप जाकर हाथ हरीश नेता के साथ हाथ मिला लिए। मैंने हरीश नेता के साथ और किसके साथ क्या किया सर? मैंने क्या किया बताओ ना आप मुझे। आपने मेरे को ऑफर दिया, मेरे पेपर पड़ा है टेबल पे, आपके जो पेपर पड़ा है वो आप ही का किया था, आप ही का। आपने क्या किया धराया सर? संजय भाई मैंने उस दिन भी बोला था ऐसा कुछ मत करना कि कल आप तो मेरे को धमकी दे रहे हैं सर। मैं धमकी नहीं देता हूँ संजय भाई, रिकॉर्डिंग हाँ धमकी दे रहे हैं संजय भाई रिकॉर्डिंग। मैं कोई हरीश मेहता से मिला नहीं हूँ, एक याद रखना। क्या बोला संजय भाई? आप बोल रहे हैं ना कि आप लोग के जो मेंबर बोल रहे हैं ना सब कि संजय भाई कमी गुंडे संजय भाई ने भिजवाया है, तो ये बात आप नहीं भेजा है। कल आपने धमकी दिया था कि कल देखो मैं 5वां माला लॉक कराता हूँ, आपकी धमकी है। अच्छा रिकॉर्डेड लाइन है मेरे पास संजय भाई, आपको मालूम है? आप जिससे भी बात करिए रिकॉर्डिंग क्रिमिनल माइंड है आपका, मेरा माइंड रहेगा आप। जब सामने क्रिमिनल रहे ना तो उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है। अच्छा मैं क्रिमिनल हूँ उसका मतलब? एनीवे आप क्या सोचते हो अपने बारे में मुझे मालूम नहीं है, बाकी मेरी नजर से तो आप बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं। ठीक है संजय भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छा देते हैं ना सबको। संजय भाई मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, पता नहीं है वो क्या साइन कर, वो सही साइन किया है। संजय भाई कल तक तो ये लड़ाई में हम लोग साथ में थे, ऐसा क्या मजबूरी? साथ में था, आज भी लड़ाई में। एक इतना छोटा मुद्दा की सुप्रीम कोर्ट, आपकी जीत क्या है तिवारी जी? आपकी जीत क्या है? सुप्रीम कोर्ट किया आपने? आप जीत बीच में कहाँ लेके आ गए? अगर मेरी जीत थी तो आपको मेरे से उलझना चाहिए था। मॉल का हक क्यों खा रहे हो आप? मैं क्यों? अरे आप मॉल का नहीं, आपके 5वां माला कब्जा करवा रहे हो। मैं किधर पास हूँ? मैं बोला ही नहीं। मैंने उस दिन सही बोला था, मैं विभीषण के साथ काम नहीं करता हूँ, मैं गलत नहीं बोला। विभीषण बोल रहे तो मैं भी बोलता हूँ गद्दारों के साथ काम नहीं करूंगा। ठीक है सर, आने वाले, लेकिन एक ही चीज मैं बोलूंगा, ऐसा कुछ मत करो कि आने वाले टाइम में आप ही को पछताओ, क्योंकि इसमें आपका भी हक है। ये 800 लोगों के हक की लड़ाई है, ये किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है। हाँ इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, तो आप मेरे को धमकी दे रहे हो। संजय भाई मैं धमकी नहीं देता हूँ, धमकी का लैंग्वेज आपने मुझे फोन करके संजय भाई आपने मुझे सब रिकॉर्डिंग है संजय भाई, मैं विदाउट रिकॉर्डेड लाइन में बात नहीं करता हूँ। सुनो मेरी बात, बिना रिकॉर्डेड लाइन में बात नहीं कर रहा हूँ। आपको मैंने उस दिन भी बोला था ऐसा कुछ मत करना संजय भाई की बाद में हमें पछतावा हो। और मुझे मेरा एक क्लियर ये था कि हम कल तक साथ में थे, आज ऐसा क्या हो गया कि हम सब अलग अलग हो गए? हम सब नहीं, खाली मैं अकेला अलग हूँ, आप लोग तो सब साथ में है ना। 80 दिख रहा है ना मेरे को? 90 सर, 8 नहीं 9 नहीं सर, एक जगह साइन नहीं किया। आपका 9वां भी मेरे साथ में आ गया है। हाँ नहीं वही मैं बोलता हूँ, 9वां भी साथ में आ गया है। नहीं साइन नहीं हुआ ना, इसलिए बाकी 9 का साइन हो गया। मैं धमकी नहीं देता हूँ संजय भाई, ये धमकी का लैंग्वेज अलग होता है। जो आपने मुझे कंप्लेन किया था ना कि हरीश नेता मेरे को धमकी दिया प्याज से, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अच्छा आपके पास सारे रिकॉर्डिंग है आपके साथ। जब मैं बात करता हूँ ना तो इसलिए मुझे पहले दिन से ही आपके ऊपर शक था। आप जब सुत्ता का आपके ऊपर था सर, जब आप सुत्ता का 6 लाख के पेमेंट के लिए मुझे फोन किया, मैंने ना बोल दिया, वहां से आप अलग हो गए। जब आपने मुझे 14 रुपए का रेजोल्यूशन पास कराने को बोला, मैंने ना बोल दिया कि मैं लाशों के ऊपर कदम रख के बात नहीं करता हूँ, मुझे 800 लोग इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। वहाँ से आपका हाँ मुझे 800 लोग इम्पोर्टेंट है, मुझे रघुलीला मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को 40,000 लोग जो मॉल पे डिपेंडेंट है वो इम्पोर्टेंट है। 40 अच्छी बात है, अगर वो 40,000 अगर डिपेंडेंट थे, अगर वो ध्यान में थे तो ये खेल नहीं खेलते संजय भाई। आप
ये खेल नहीं खेल। अभी आप एक ही साइड से बोल रहे हैं तो मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अब जो बोलना है बोल लूंगा। कल तक तो हम साथ में थे, आज ऐसा क्या हो गया कि हम अलग हो गए? अलग भी हुए थे तो आपको हमारे साथ में झगड़ा करना चाहिए था, बाहर वाले के साथ क्यों हाथ मिला लिए? सर मैं किसी से हाथ नहीं मिला। संजय भाई कल का आपका ही वर्डिंग था, कल का आपका ही वर्डिंग था। संजय भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और क्योंकि आज तक मैंने किसी का 1 रुपया खाया नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अरे छोड़ो साहब, अरे छोड़ो क्या है, मैं आप ही को बोल रहा हूँ संजय भाई, आपके साथ काम किया हूँ 2 साल। आप जिसको बोले निकाल दो उसको निकाल दिया। आप जो बोले ये मुझे चाहिए वो सब मैंने आपको दे दिया। मैंने किसको बोला निकालने को? आपने बोला अमर को निकालो, आपका सब रिकॉर्डिंग मेरे पास है संजय भाई। गरीब आदमी को आपने निकाला, आपने मेरे को झूठ बोला कि उसने पैसा नहीं लिया रेंट का, आपका वर्डिंग है मेरे पास। बाद में आप पलटी मार गए कि अरे मेरे को पता ही नहीं था कि वो डिपॉजिट का पैसा नहीं लिया। संजय भाई रिकॉर्डिंग करना कभी कभी सेहत के लिए अच्छा होता है, ताकि आदमी पलटी नहीं मारे। आप अभी फोन रख दीजिए। अभी मैं आपको ज्यादा हो गई है, कड़वाहट ज्यादा हो गई। कड़वाहट तो इतनी ज्यादा संजय भाई, इतनी ज्यादा कड़वाहट नहीं होनी चाहिए आपस में, क्योंकि हम आम आदमी हैं। ये मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं तो आपसे मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तो क्यों ये सारी चीजें क्यों? वो भी जब करना था तो आपको मालूम था मैं बॉम्बे कब तक हूँ, तब तक करना चाहिए था। जब आपको मालूम था कि मैं बॉम्बे आज नहीं हूँ, आज से आपको सब मालूम है, बताइए नहीं किधर जा रहे हैं। आप ही एक ऐसे आदमी हो जिसको सब न्यूज रहता है, जिसको मैंने सब चीज बताया था। वो भी रिकॉर्डिंग में आपको सुना दूंगा, मैंने आपको कब बोला था 3 तारीख को मैं जा रहा हूँ। यही करना था तो आपको मेरे सामने करना चाहिए था संजय भाई। हरीश मोहन लाल मेहता की उस समय की बात याद आ गई जब हरीश मोहन लाल मेहता ने ये कहा था कि संजय ढोलकिया तो मॉल कमेटी के अगेंस्ट में था, वो तो पहले से ही कंप्लेनेंट है। कि आपको ये मालूम भी नहीं है कि ढोलकिया जी कंप्लेनर है नंबर 1, ये कमेटी हटाने। 4 मार्च 2017 को संजय ढोलकिया ने मॉल के कुछ मेंबर्स को साथ में लेकर रिकॉर्ड रूम में घुसने की कोशिश की। रिकॉर्ड रूम में घुसने का उसका एक ही एम था कि जो भी एविडेंस उसके अगेंस्ट में था उस सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना। आपके पास कैमरा लगे, कोई भी कुछ छेड़ेगा तो आपके पास रिकॉर्डिंग आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, लेकिन वो छोड़ेगा तो क्यों? नहीं, अब मॉल का ऑफिस मैम ढींगरा सर अंदर बैठे हैं, ढींगरा सर कमेटी मेंबर है। ढींगरा सर उधर बैठिए ना। लेकिन आपको क्या श्योरिटी है कि वहाँ से डॉक्यूमेंट्स नहीं छेड़ रहा कोई इधर? अभी तिवारी नहीं गया कर दिया कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बोल के आपको क्या करेंगे? हमें नहीं भरोसा उसके ऊपर। आपको इनपे आप 8 मेंबर को लेकर मॉल का 250 मेंबर उससे भरोसा नहीं, आपको उस पे चलना है। जो कुछ है एजेंट बुलाओ और मैं बात करूंगी। हाँ तो इधर एजेंट बुलाओ ना, बुलाते क्यों नहीं आप लोग? सेक्रेटरी तो बोल रहे आप लोग ऑफिस बैठ के काम करेंगे तो बुलाएगा ना। ऑफिस ब्लॉक करके रखा, कहाँ से बुलाएंगे वो? सड़क पर बैठ के एजेंट कॉल करेंगे वो। आपको नहीं मालूम है? आपके पास एक आप बोलते हो चाबी कैसे ऐसा लेके दूसरा आदमी निकल गया? दूसरा ना हम लोग ने उसको दिया। हाँ तो ऐसा कैसे दिया आपने? हम लोग ये केबिन अलॉट करने का पास करवाया एजेंट के अंदर, ये केबिन से अलॉट करने का पास करवाया एजेंट, ये केबिन में तो देना है। कमेटी में मेंबर ये भी है, एजेंट में काम ओके प्लीज डोंट शाउट एट मी। कमेटी मेंबर में कहीं साइन किया है? मीटिंग में बुलाया था यार। नहीं, मीटिंग इलीगल है। मीटिंग इलीगल है। मीटिंग में सेक्रेटरी कॉल करता है, नॉट एनीबॉडी एल्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। मीटिंग इज कॉल्ड बाय सेक्रेटरी, नॉट बाय एनीबॉडी एल्स। बात कर रहे हैं। हाँ तो ये केबिन भी फिर उसको कैसे अलॉट किया? ये केबिन कैसे अलॉट किया आप लोग को? इधर मॉल ऑफिस है ये। मॉल ऑफिस में जब बाउंसर लेके बैठे मॉल ऑफिस में, ये इलीगल ऐसा बोल सकते हैं इधर आके ये पर्सन? कौन? इन्होंने क्या बोला? ढोलकिया क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये ऑफिस इलीगल है। वो तो मैंने एमआरटी भी पहले था, आपके केयर बनने से पहले का बोला हुआ है वो, पहले का वो केस लगा हुआ है इसके ऊपर, इलीगल है। उस समय की बातचीत के दौरान अगर हम इस बात पे गौर करते हैं कि उनके साथ में मौजूद एक मेंबर खुले तौर पे कह रहा था कि मैं अभी बम लगा के मॉल को उड़ा दूंगा। अभी पूरा बम लगाओ, पूरा रंगीला उड़ा दो, चलो अभी मैं बम लगा रहा हूं।
कांदिवली पुलिस स्टेशन ने सेक्शन 341 पे एक गलत एफआईआर 3 मार्च 2017 को संजय ढोलकिया के कहने पे 4 निर्दोष लोगों के ऊपर लिया। यह जानते हुए भी कि वो 4 में से ना तो अमर बरागड़े, ना भरत लालवानी, ना हस्तीमल जैन कोई भी मौजूद नहीं था। हस्तीमल जैन 2 मार्च 2017 से दिल्ली में मौजूद थे। आमतौर पे ऐसा होता है कि बेलेबल ऑफेंस में अगर एफआईआर होता है तो पुलिस किसी भी प्रकार की जाति नहीं करती है, इसमें अरेस्ट भी नहीं किया जाता है। लेकिन हस्तीमल जैन को लोकल पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने संजय ढोलकिया, हरेश मेहता और कुछ लोगों के इशारे पे उसको काफी मानसिक प्रताड़नाएं दी, यहाँ तक कि उसको अरेस्ट करने का धमकी भी दिया गया। आइए ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं हम। हेलो। हाँ भाई। भाई मैं पूछ रहा था हाँ। कि ठीक है, आप कल जा रहे हैं ना, कल निकल रहे हैं? नहीं, मैं अभी ट्रेन में ही हूँ। अभी आप ट्रेन में हो? हाँ। कहाँ तक पहुंची ट्रेन? मैं अभी विरार पहुंचा हूँ। विरार पहुंचे आप? हाँ। वो आपने ये नोटिस भी नहीं ली कल परसों कुछ? तो मैं आया ही दिल्ली से कल। हाँ। सॉरी परसों आया हूँ दिल्ली से, और मेरे को कल मालूम पड़ा ये चीज। ओके। तो अभी मैडम मिलेगी क्या? मैडम और वो भरत कहाँ पे है? अमर भी नहीं है अभी यहाँ पे? नहीं, भरत तो मेरे को आज सुबह हम लोग कोर्ट पे थे सुबह, और मेरे को निकलना था तो मैं यहाँ से निकल गया फिर, और भरत कहीं बाहर जाने वाला था। भरत भी नहीं। मैडम तो रहेगी आज क्लिनिक? मैडम शायद यार हॉस्पिटल में आज आया कि नहीं आया मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मेरे को निकलना था, क्योंकि मेरे को तो जाने का रहता है तो फिर मैं निकल जाता हूँ ना, इसीलिए मैं कोर्ट में भी नहीं रुका, वहाँ से निकल गया फिर। नहीं, ये यहाँ पे पूछ रहे थे कि आपका स्टेटमेंट बाकी है ना? मेरा स्टेटमेंट मैं आपको बोला ना, मेरे को मालूम भी नहीं था यार ये सब तो। और मेरे को ये चीज मालूम, मेरे को मैं बोला यार मैं 2 तारीख को मैं राजधानी से तो गया हूँ, मैं 2 तारीख को यहाँ था नहीं, और 3 तारीख को मेरे खिलाफ एफआईआर हो रही है। मेरे तो समझ में नहीं बैठा ये चीज यार। हद तो तब हो गई जब सुधीर चौहान बार बार हस्तीमल जैन को ये कहकर प्रेशराइज करने लगा कि उसको ये सिर्फ इतना ही आके पुलिस स्टेशन में एक स्टेटमेंट दे दे कि ये सारे जो भी 3 मार्च की घटना हुई थी वो सारी घटना तिवारी जी के कहने पे हुई थी, क्योंकि सुधीर चौहान को हस्तीमल जैन या कोई भी मैनेजिंग कमेटी मेंबर नहीं, उसको सिर्फ तिवारी चाहिए जिसका इस पूरे मैटर से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आपका स्टेटमेंट लेना है ताकि वो आपके स्टेटमेंट में भी आएगा ना, तिवारी ने ये करने के लिए मजबूर किया आपको। नहीं, तो तिवारी ने मजबूर किया नहीं है तो ऐसा झूठ बोल कर। और पहली बात तो ये कि हम लोग उस दिन थे ही नहीं। आप नहीं भी थे, लेकिन तिवारी ने ये किया ना। नहीं, तिवारी तो इस पिक्चर में कहीं आता ही नहीं है, सबसे पहली चीज तो ये है। और ये ढोलकिया ने जो किया ना, अच्छा हम लोग 8 जन कमेटी मेंबर, हमारी पूरी कमेटी एक साइड में है, और ये आदमी जबरदस्ती किसी के भी खिलाफ दूसरे के प्रेशर में आके। अभी पूरा मॉल भी आपके खिलाफ है ना? एक जन भी नहीं है, एक जन भी। वो तो स्पेशल एजीएम होएगा, पता चलेगा। अगर मॉल हमारे खिलाफ होता ना तो अभी हम लोग बैठ भी नहीं सकते थे। रघुलीला और वो जो 2 एड्रेस मिले उसके नहीं, लेकिन वो तिवारी से डिफरेंट मैटर। तिवारी वो छोड़ के जाता है वो। बाकी तिवारी ने कोई गलत काम आज दिन तक नहीं किया, और ये जो काय के लिए हो रहा है, प्रॉपर्टी डकारने के लिए हो रहा है, वो आदमी प्रॉपर्टी के खिलाफ खड़ा है। और ये जो नहीं, मुझे एक बताइए कि वो रघुलीला और उसके 2 और एक, और वो भी देखो, वो छोड़ के वो भी मेंबर, वो छोड़ के कहाँ पे रहता है तिवारी? मैं क्या बोला, वो भी एक मेंबर है, वो भी खुद एक मेंबर है रघुलीला मॉल का। आपको तो मालूम है, वो खुद एक मेंबर है यहाँ का, और वो अपने हक के लिए लड़ना जानता है। वो रघुलीला का मेंबर है। वो नहीं ऐसा गलत काम के लिए उकसाता है ना वो आपको? नहीं, हमको कभी उकसाया नहीं वो आदमी ने। ये चीज मैं बिल्कुल कभी नहीं गलत, बिल्कुल गलत। ये सब जो हुआ है ना, अभी आपको अरेस्ट होगी ना, उसकी वजह से ही होगी। एक बात बताता हूँ, मेरे को अगर अरेस्ट उसकी वजह से करोगे तो भी बात अलग है, बाकी उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ था ही नहीं। तो मेरे ऊपर तो उसने अगर उस दिन आपको उकसाया नहीं होता, नहीं सवाल ही नहीं, आप उसको लॉक नहीं लगाते, और वो बेचारा हमने लॉक लगाया नहीं, किया भी नहीं होता। ये तो ढोलकिया का मैनिपुलेशन है। वो ढोलकिया, अच्छा ढोलकिया कितने दिन इस तरह कानून, संजय भाई 8-10 जन को लेके घुसा, उसके साथ का पूरा कैसेट पुलिस चौकी में सबमिट किया है, आप देख लेना। उसमें वो जो आदमी लोग लेके आए, वो आदमी लोग बोल रहे हैं कि मॉल को तो बॉम्ब लगा के उड़ा देना चाहिए। आप कैसेट तो देखो पहला। नहीं, वो सब कर लीजिए।
लेकिन पर अभी ये तिवारी का सब तो उसमें कोई गेम ही नहीं है, और तिवारी उस दिन था भी नहीं, पहली बात तो ये है। वापस नहीं, अभी यहाँ पे सब स्टेटमेंट लिए है ना, यहाँ पे एफआईआर में भी सब ऐसा एक ही बात है। बताऊं, एफआईआर में तिवारी कहाँ मिलेगा? घर पे होगा, 2 एड्रेस है उसके। नहीं, आज तो हम लोग तो आज कोर्ट में जाने वाले थे, लेकिन कोर्ट में आज आए नहीं वो। एक्चुअली भाग जाने गया। का था आज कोर्ट में, वो मेरे ख्याल से हैदराबाद के कहीं जाने की बात कर रहे थे। कहाँ पे भाग गया क्या वो तिवारी? वो कहाँ भाग के कहाँ जाने वाले। बाकी मेरे खिलाफ तो जो किया है वो बहुत गाली गलौज कर रहा था ना। मैं क्या बोला, अभी सब उसकी दारू निकालते एक दिन में। निकालो भाई, जिसको जो निकालना है निकालो, लेकिन मैं यहाँ नहीं था, ये बात मुझे मालूम है। कौन नहीं था? मैं यहाँ पर नहीं था, मैं दिल्ली में था। ये जो एफआईआर हुआ है वो तो मैनिपुलेट किया गया है, पूरा एफआईआर ही। नहीं, शायद आपका होगा वो, तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। लेकिन सुनिए ना, लेकिन ये सब चीजें जो हुई वो सिर्फ तिवारी की कहने पे हुई है। नहीं, वो तिवारी किसी के मुद्दे पे नहीं हुई है। ये जो चीज हुई है वो संजय भाई जाके हरीश मेहता की गोद में बैठ गया ना, इसकी वजह से हुई है। क्योंकि सेक्रेटरी खुद फूट गया है, और मॉल का नुकसान करेगा, वो पोसाएगा नहीं मेंबर लोग को। तो नहीं, वो आपका लड़ाई है मॉल का, उसमें नहीं, वो मॉल का लड़ाई, वो उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो कोई टेंशन नहीं। ये सब कर रहा है तिवारी। नहीं, तिवारी जी नहीं तो किया। तिवारी जी, लोग भले कुछ भी बोले, बाकी तिवारी ने जो मॉल का भला किया ना, शायद कोई नहीं कर सकता था। एक बात समझ लो। नहीं, यहाँ पे सब रिटर्न में स्टेटमेंट है ना सर। और रिटर्न स्टेटमेंट जितने दिए गए ना, सब फॉल्स है, फॉल्स। ये मैं जानता हूँ। और अभी उसके ऊपर तो कार्रवाई, ये अभी आपको 2 दिन आपको अभी ये सब ढूंढने का प्रोसेस जो चल रहा है। हाँ, अभी आप विरार, ये पूना शादी के अमर, भरत फोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं, मेरा तो कोई टेंशन नहीं। मेरे को मैं क्या बोला, मेरा तो आप जानते हो पूनम पूर्णिमा रहता है, मेरे को जाना पड़ता है, उसके लिए मेरे को कोई टेंशन भी नहीं है। और मेरे पास टोटल, मेरे को जैसे पता चला ना, तो मैं तो समझ गया कि ये मैनिपुलेशन कर दिया गया है मेरे खिलाफ। लेकिन मेरे पास टोटल एविडेंस मेरा है, क्योंकि वो चीज के लिए मैं टेंशन नहीं। पूनम पूर्णिमा अजमेर ना, अजमेर के पास पाली में ना। नहीं, पूर्णिमा बोले तो ये अपना पूर्णिमा आ रहा है ना, तो हमारा गुरु दर्शन के लिए मेरे को जाना पड़ता है। वो मालूम है, लेकिन एड्रेस क्या है वो? किसका? वो जहाँ पे जाते हैं आप, वो नाकोड़ा जी। नाकोड़ा भैरवनाथ राजस्थान में आता है। हाँ, राजस्थान। पुलिस स्टेशन कौन सा आता है वहाँ पे? पालना ना। ठीक है, बाकी क्या? बस बाकी ठीक है, कुछ नहीं। ये तिवारी की वजह से सब हुआ है। सब तिवारी का आप सुनकर ऐसा, अगर किसी को भी बंद करोगे, किसी को भी मारोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सुधीर, ये चीज गलत है। ये तो मैं इस चीज को मैं वहाँ मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो आदमी ने मॉल का इतना नुकसान होने से बचाया है, वो आदमी के ऊपर मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो आदमी ने एक पैसे का भी गलत काम नहीं किया है आज दिन तक। और ये जो गलत किया है वो लोग उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि हरीश मेहता के नाम पे कुछ भी नहीं होते हुए भी वो आदमी फिर भी यही दादागिरी चालू है। वो चीज गलत है। नहीं, वो तो लीगल लड़ रहा है, कागज से लड़ रहा है। अरे वो लीगल लड़ रहा है, लेकिन वो किसके प्रेशर से लड़ा रहा है, वो भी तो सामने देखना चाहिए ना। मॉल में मेरे ऊपर जितना वार हुआ, आक्रमण हुआ, उस समय कुछ क्या किया? कुछ नहीं हुआ। ये चीज आपने कंप्लेंट भी नहीं किया ना? नहीं, देखो, मैं जो पार्टी से रिलेटेड हूँ, मैं उस पार्टी की इज्जत करना जानता हूँ। नहीं, उस टाइम देखो, मैं जानता हूँ। और मैं बोला ना, मैं आपको दिल्ली, मैं खुद आपके सामने खड़ा रहा। और मैं क्या किया, लोगों ने आज, वो लोग शस्त्र लेके अंदर घुसे थे मारने के लिए। तो ये कोई लायकात नहीं होती ना कोई चीज की। हम तो आम पब्लिक है सर। और आप तो देखो, एक अपने मित्रता के नाते हम तो खाली, मैं तो आपको फोन भी क्यों करता हूँ, अपने मित्रता के नाते। अपन कोई अपना रिलेशन अलग है रमेश भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप गाँव जाइए, आराम से वहाँ पे रहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप कल स्टेटमेंट देते ना, तो ये ढूंढने का अभी जो प्रोसेस चल रहा है आपको, तो कोई बंदा नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं उसमें। लेकिन वो ढूंढ के मैं कोई चोर उचक्का या लुटेरा नहीं हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है वो चीज का। लेकिन जो कंप्लेंट मेरे खिलाफ किया गया है ना, वो पूरा ही रॉन्ग है। वो मेरे पास एविडेंस मेरा रखता हूँ मैं। सुधीर चौहान के बाद वहां के पीएसआई राठौर वो भी हस्तिमल जैन को प्रेशराइज करने लग गए कि हस्तिमल जैन को अरेस्ट कर लिया जाएगा, जबकि ऐसे मामलों में अरेस्ट किया ही नहीं जाता है। हेलो। हाँ जी। हाँ रमेश जी। हाँ जी।
सब इंस्पेक्टर राठौर बोल रहा है, कांदिल पुलिस स्टेशन। बोलिए। किधर हो अभी? राजस्थान में। मेरा पूर्णिमा में बुधवार को आएगा। मैं बोला राजस्थान में हूँ। सुधीर साहब से बात भी हुआ था। मेरा पूर्णिमा का पूरा प्रोग्राम, और उसके पहले मैं दिल्ली में था। पूर्णिमा कब है? पूर्णिमा कल है। कल है क्या? कल परसों आएंगी क्या? मैं बुधवार को आऊंगा सर। और क्या आपका क्या नाम बताया सर आप? सब इंस्पेक्टर राठौर। इंस्पेक्टर राठौर। तो मैंने सुधीर साहब से उस दिन भी बोला था, मैं दिल्ली में था उस दिन, और दिल्ली से मैं आने सुधीर साहब नहीं है। ठीक है राठौर साहब नहीं है। ओके राठौर साहब, मैं बुधवार को आप थे यहाँ पे तो जी हाँ, मैं हाईकोर्ट में था उस दिन, और उसी दिन मैं गांव के लिए निकला था। लेकिन तुम्हारी इसके लिए हमको जरूरत है ना, मैं तो क्या। कोई बात नहीं, जरूरत है तो मैं कहीं भाग के तो जा नहीं रहा हूँ। मैं आपको आके मिलता हूँ, बुधवार को आ जाऊंगा। भागने वाला नहीं उसमें, तो हमको रिपोर्ट भेजना पड़ता है। तो फिर कोई बात नहीं सर, प्रोसीजर करना पड़ता है, अरेस्ट करना पड़ेगा। फिर एक बात बताता हूँ, अरेस्ट करके मैंने कोई गुनाह तो किया नहीं, और आपको ऐसा लग रहा है। मैं आपको मैं आपको बुधवार को आके पुलिस स्टेशन में मिलता हूँ। बाद में इस एफआईआर को सेक्शन 482 में हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया, और हाई कोर्ट ने इसके पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आगे की सारी कार्रवाई पे रोक लगा दी। हाई कोर्ट का यह भी मानना था कि जब मैटर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का है, तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को छोड़ के लोकल पुलिस स्टेशन ने हस्तक्षेप कैसे लिया, डायरेक्ट एफआईआर कैसे लिया। अगर किसी भी संस्था के सदस्य को किसी भी संस्था की मैनेजिंग कमेटी से किसी प्रकार की शिकायत है, तो वो शिकायत जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में करता है। डिप्टी रजिस्ट्रार इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उसको लगता है कि मैटर सीरियस है या किसी प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ है, तो वो आगे की कार्रवाई करता है। और पूरे मसले में लोकल पुलिस स्टेशन को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है कि ऐसे मसलों में किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाए। 21 मार्च 2017 को हरेश मोहन लाल मेहता ने फिर से अटेम्प्ट किया सोसाइटी ऑफिस की जगह को कब्जा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी वो नाकामयाब रहे। हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के लोगों के प्रति हमें आदर होना चाहिए। इस पूरे मसले में अगर देखा जाए तो संजय ढोलकिया को किसी भी व्यक्ति विशेष का आदर करना नहीं आता है। अप्रैल 2017 के दरमियान संजय ढोलकिया की वाइफ प्रीति ढोलकिया और उसके कुछ सहयोगियों ने मिलकर डॉक्टर रोशनी सिंधे को अपमानजनक बातें की, जिसकी वजह से डॉक्टर रोशनी सिंधे ने लोकल पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट भी की। अब सवाल यह है कि इस प्रकार का शब्द प्रयोग करने का अधिकार कैसे है? किस संविधान में या किस किताबों में ये लिखा है कि आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के जो लोग हैं उनके प्रति आप इस प्रकार की अपमानजनक बातें करो? हेलो, हाँ मैडम, क्या हो गया? आज कुछ नहीं, कल उसने ना बहुत ह्यूमिलेट किया मुझे। क्या? उनकी वाइफ है ना, वो फर्स्ट फ्लोर पे, उसका एक्चुअली कुछ काम नहीं होता है। वो सब अनुराग की वाइफ और ये सब पूरा गैंग को खड़ी रहती है, और जब भी कोर्ट में से फोन आया होगा ना उसको, ठीक है, तो तैयारी सुनिए ना, तो तैयारी करके वो आई थी उनको रिसीव करने के लिए। तो आई थी तो मैं ऊपर थी तभी, जब आपने मुझे फोन किया। तो मैं से जैसे नीचे आई ना, तो बोलते इधर से घाटी लोग को हटाओ, सिगारी हटाओ, ऐसा सब वो सब नारे लगा रहे थे, मैं ऐसा बोल रहे थे। फिर बाद में उनको ढोल ताशा वगैरह करके लेके आए, ढोल लेके आए थे ना उनको रिसीव करने के लिए संजय भाई को। और रोड पे जाके फिर ढोल बजाते बजाते उनको अंदर लेके आए, अपना हेल्थ डेस्क से भी अंदर लेके एक राउंड मारा, और जो अंदर का लिफ्ट है ना उधर को पूरा उन्होंने उसे राउंड मार के घुमा के फिर वो ढोल बंद किया। ओके, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे वो फर्स्ट फ्लोर पे आके पूरा को गैंग को लेके वो मवाली के लोगों के जैसे खड़ा रहती है, और कुछ ऐसा काउंटिंग करने का मतलब नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, आज पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवा इसके अगेंस्ट में। वो तो मेरा पर्सनल है, उसमें मॉल का कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर रोशनी सिंधे से बात करने के बाद
तुरंत संजय ढोलकिया से बात की गई। आइए संजय ढोलकिया की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं। संजय भाई मैं 2 मिनट क्या बात करूं, ये आपकी वाइफ के साथ में जो लोग थे वो क्या बोले, घाटी हटाओ? हम कोई बोलेंगे, मैं वर्डिंग, मेरा वर्डिंग बहुत क्लियर है संजय भाई। मैं आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग नहीं सार्वजनिक की। अगर वो घाटी वर्ड सार्वजनिक कर दूंगा ना, आप हट जाओगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करो सर। मुझे 5 साल कमेटी चलानी है, मतलब मैं हर चीज कॉम्प्रोमाइज करूंगा। ये वर्ड मैं फिर बोलता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, संभालो। आपकी वाइफ है, आप अपनी वाइफ को संभालो। मेरी वाइफ क्या आपसे बात करने के बाद मैंने मैडम से बात किया। मैडम ने बोला कि वो उसकी वाइफ आके ढोल तमाशे बजा के बोले थे घाटी हटाओ, ये कमेटी में तिवारी नहीं चाहिए, घाटी नहीं चाहिए। ये वर्ड है क्या यार, ये क्या है? आप कमेटी चला रहे हो, मजाक कर रहे हो आप। सर आप बात करो संजय भाई, मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ संजय भाई। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें वर्ड मत यूज करो। आपकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं चालू करूंगा, अगले दिन ही खत्म हो जाओगे। लेकिन मैंने आज तक नहीं सार्वजनिक किया, क्योंकि अपना रिलेशन है। मैं रिलेशन को और ये सब चीजों को बहुत दूर रखता हूँ। आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ संजय भाई, लड़ाई को लड़ाई की तरह रखो। लड़ाई खत्म हो गई है। आपके जो पावर है वो क्या है, वो एसडीएम में देखा जाएगा। वहां तक शांत बैठो, किसी के चढ़ावे में आके मत ऐसा वर्ड यूज करो कि ये बहुत अगेंस्ट में चले जाए। कम्युनल राइट मत बनाओ रघुलीला को। जब सोसाइटी में कोई भी बड़ा गंभीर मसला होता है तो एसडीएम बुलाया जाता है। एसडीएम बुलाने का पूरा अधिकार चेयरपर्सन को होता है, ना कि उसके सेक्रेटरी को होता है। उसी अधिकार के तहत संजय ढोलकिया को पहले लेटर लिखा गया कि आप मैनेजिंग कमेटी मीटिंग बुलाइए, लेकिन ढोलकिया ने कुछ ही दिनों में लेटर का रिप्लाई दिया और कमेटी को कहा कि मैं मैनेजिंग कमेटी मीटिंग बुलाना अभी उचित नहीं समझता हूं, बाद में बुलाऊंगा। जबकि मैटर सीरियस था तो मैनेजिंग कमेटी प्रोविजन के हिसाब से चेयरपर्सन ने मैनेजिंग कमेटी मीटिंग बुलाई और डिसाइड हुआ कि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया जाएगा। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस को सर्कुलेट किया गया। अब सवाल ये है कि अगर संजय ढोलकिया सही है, उन्होंने कोई किसी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है, तो उनको एसडीएम में आके एसडीएम को फेस करना चाहिए। अगर संजय ढोलकिया ने किसी भी प्रकार हरेश मोहन लाल मेहता के बहकावे में नहीं आए हैं, अगर संजय ढोलकिया ने मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स तथा उससे जुड़े लोगों को ये नहीं कहा कि हरेश मोहन लाल मेहता या उससे जुड़ी जो भी संस्था, जो भी कंपनी है उसके साथ सेटलमेंट करें और कंसल्टेंट फाइल करके जो भी 5वां माला 4था माला जो भी जगह है वो उनको दे दी जाए। अगर ये नहीं कहा तो उनको जनरल बॉडी के सामने आना चाहिए। लेकिन जनरल बॉडी के सामने ना आकर उन्होंने आनंद फानंद में 4थे दिन 5वें दिन में एक लेटर जारी किया जिसमें ये कहा कि एसडीएम इलीगल है, इसलिए एसडीएम जो बुलाया गया उसकी प्रोसीडिंग गलत है, इसलिए कोई भी इसको अटेंड नहीं करे, हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। हरेश मोहन लाल मेहता तथा उससे संचालित कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए संजय ढोलकिया ने सोसाइटी के एडवोकेट को भी टर्मिनेशन लेटर दे दिया, जबकि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को टर्मिनेशन लेटर देने के पहले आपको मैनेजिंग कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन मैनेजिंग कमेटी का अप्रूवल ना लेके सीधा हरेश मोहन लाल मेहता के डायरेक्शन में आके उन्होंने एडवोकेट को भी टर्मिनेट कर दिया, जिसका संज्ञान लेते हुए मैनेजिंग कमेटी ने बाद में उस एडवोकेट को एक लेटर दिया कि भाई किसी भी प्रकार का अगर कम्युनिकेशन संजय ढोलकिया की तरफ से आता है तो उसको इग्नोर किया जाए। गुंडे लाके हम लोग के सामने बिठाए तो हम लोग ने सिक्योरिटी लेके उसका बंदोबस्त किया है। तो सोसाइटी का ऑफिस भी बोलते हैं कि ये सेक्रेटरी खुद बोलते हैं कि ये ऑफिस इलीगल है। उसके बारे में हम लोग को झगड़ा करके हम लोग पे 4 जन मेंबर्स पे एफआईआर कर दिया गया। इतना जो धमकाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी हम लोग को धमकाती है। मुंबई के जैसे शहर में एक अंधाधुंधी कैसे हो रही है, कैसे लोगों के जान पे दुश्मन हो जाते हैं, सबके जान से मार देने की धमकी देते हैं। यहाँ पे इतना रिस्क लगता है, क्या करे, कहाँ पे जाए, ये यहाँ के मॉल वाले लोगों को कैसे समझाए कि क्या हकीकत है। हकीकत आपको आप तक को पहुंचाने के लिए हम लोग एसडीएम करना चाहते हैं। उन्होंने पूरा मॉल का 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर कैप्चर किया है, इंक्रोचमेंट किया है। उनको मॉल का पैसा भी नहीं भरना है, इंक्रोचमेंट करके जगह अपना खुद का करना है। उसकी वजह से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी होता नहीं है। सामने उस बहुत सब जगह पे हम लोग को
प्रॉब्लम होती है, जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं करता है। कांदिवली स्थित रघुलीला मेगा मॉल में 2010 से 2013 के दरमियान हुए गैर कानूनी बांधकाम हमारी व्यवस्था और समाज में पनपते भ्रष्टाचार की ही उपज है और जिसका फायदा हरीश मोहन लाल मेहता जैसे लोग उठाते हैं। अगर कानून और व्यवस्था अपना काम ईमानदारी से करे तो हरीश मोहन लाल मेहता को छोड़ो, उसके पीछे खड़े उसके आकाओं की भी हिम्मत नहीं होगी इस तरह के गैर कानूनी कार्य करने की। गब्बर फिल्म का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है जो आज के इस माहौल में सही साबित हो रहा है कि सोसाइटी क्रिमिनल्स के करने से बर्बाद नहीं होती, सोसाइटी तबाह होती है एक कैपेबल और जिम्मेदार आदमी के कुछ ना करने से। कोई भी भूमाफिया या अपराधी को यह गुमान तभी तक रहता है कि वह किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम को गलत तरीके से अंजाम देकर बचकर निकल सकता है जब तक व्यवस्था या पुलिस महकमे के भ्रष्ट अधिकारी उसके साथ रहते हैं। और जिस दिन इसी व्यवस्था या पुलिस महकमे में कोई कर्तव्यपरायण अधिकारी आ जाता है तो ऐसे भू माफिया या अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं। हमारे देश में आज भी ईमानदार और कर्तव्यपरायण लोगों की कमी नहीं है और यही वजह है कि आज भी हम जैसे लोगों को सरकार, व्यवस्था और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और जिस दिन किसी ईमानदार और कर्तव्यपरायण अफसर के हत्थे हरीश मोहन लाल मेहता जैसे लोग चढ़ जाएंगे तो उनकी यह गलतफहमी दूर हो जाएगी कि ऐसे लोग कानून से नहीं बल्कि कानून इन जैसे लोगों से डरता है।